इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अशांक देसाई सर जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं मास्टेक लिमिटेड के, फॉर्मर चेयरमैन और फाउंडर भी रहे हैं नैस्कॉम के। सर बहुत बहुत स्वागत है। देर काफी हो चुकी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सवाल सीधा सीधा, राजीव चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि कंपनीज शुड अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऑफ टुडेज टेक फोर्स। सीधा सीधा सरकार की ओर से आईटी कंपनियों को यह जवाब मून लाइटिंग पर। आपका इस पर क्या टेक है सर? मुझे पता, आवाज जरा अच्छी सुनाई नहीं दे रही है। आई एम वेरी सॉरी। आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए सर। देखिए, ये जो मूनलाइटिंग का इश्यू है, ये सिर्फ पीपल इश्यू नहीं है, ये बिजनेस इश्यू है, कॉन्ट्रैक्ट इश्यू है, लीगल इश्यू है। आज देखिए आप, हम compete करते हैं मार्केट में एक बिजनेस के लिए, और ऐसी बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर्स की कोई भी बात कोई दूसरे किसी को पास न जाए, हमारी बिजनेस की इंटरनल बात किसी और को न जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए। हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि तुम्हारा डेटा हो, तुम्हारे प्रोग्राम्स हो, वो सब प्राइवेट है, इसको हमारे कंपनी के बिना किसी का भी एक्सेस नहीं है। तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन जब करते हैं एम्प्लॉयज के साथ, तब उनको बोलते हैं कि दे कैन नॉट वर्क ऑन एनी अदर जॉब। इसलिए नहीं कि हम उनको कुछ वंचित करना चाहते हैं, हमें इम्पोर्टेंट है कि हमारा कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ऑनर करना पड़ता है। तो ये मूनलाइटिंग की जो आइडिया है, इसमें कंपनी के लिए बिजनेस रिस्क है और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बट सर, ये बिजनेस रिस्क जो है, ये एम्प्लॉय का आपने जैसे उसको पकड़ा, ये ऑटोमेटिक फायरिंग क्यों बन गया है? क्या आपने उसमें एसेस किया कि वो आपका डेटा ही ले जा रहा है, उसने आपका जो गोपनीय जानकारियां थी वो सामने वाली कंपनी को दे दी? ये भी तो हो सकता है जो राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर आपके एम्प्लॉय के पास ऐसा टैलेंट है कि वो एक साथ दो काम कर सकता है उतनी ही एफिशिएंसी से, तो आपको तो उसको होल्ड करना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए बजाय फायरिंग के। नहीं, जो फायरिंग का डिसीजन है उसकी बात अलग है। प्रिंसिपली जब कोई मूनलाइटिंग करता है, उसका मतलब यही है कि वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हो तो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कंसल्टेंट है, वो बात अलग है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम दूसरी किसी जगह काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बाहर चले गए, वो ये बराबर नहीं है। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि आज आईटी इंडस्ट्री के पास इतना काम है कि बहुत कहना मुश्किल है कि किसी के पास 8 घंटे का काम नहीं है कंपनी में, और उसके बाद वो बाहर काम करने लगेंगे। हाँ। उनका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं सर, लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, मैं पिछले 10-15 सालों का आंकड़े देख रहा था। आईटी जॉब्स में जो पैसा आज से 10-15 साल पहले मिल रहा था, कमोबेश उसी ब्रैकेट में आज भी मिल रहा है। आप महंगाई देखिए कहां से कहां चली गई। दूसरा, आप एथिक्स की बात करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी एक मिल रही है सर, जबकि कंपनी की कमाई तो हर प्रोजेक्ट पर, हर हेड काउंट पर मिल रही है। तो फिर यह कहां से अनएथिकल हो गया? देखिए, आपका डेटा मुझे पता नहीं है, मगर आप एक सीधी सादी बात है, आज कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट करीबन 50-60% रहता है, और ये जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं हुआ है। पहले से इतना परसेंटेज था 10 बरस पहले या 50-15 बरस पहले, उतना ही परसेंटेज अब भी है। यानी कि उसका मतलब ऐसा है कि हम ज्यादा बिजनेस जब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को भी उसका सैलरी जाता है। ऐसी बात होती थी कि हम कैसे उनको कम पे करते थे तो हमारा परसेंटेज बहुत कम होता था, 50 से 60% से 30-40-50 हो जाता था। ऐसा हुआ नहीं है। तो ये तो डेटा है, पब्लिक कंपनियां हैं ये सब। Alright, तो ये बात ठीक नहीं है कि हम पे नहीं कर रहे हैं और बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। कहना बहुत बट सर, ये एथिकल ग्राउंड पे बहुत सारे सवाल क्योंकि आईटी कंपनियों पर भी उठे हैं, मैं उन्हीं का हवाला दे रहा था। और दूसरी बात ये कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगर वो हैम्पर्ड नहीं है,
तो फिर कंपनीज को क्यों प्रॉब्लम है कि वो एक जगह काम करें, अपने 8 घंटे की 9 घंटे की, आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, आपको वो 100% दे रहा है, आपके लिए वो जितना उसको समर्पण दिखाना चाहिए, अगर वो समर्पण दिखा रहा है तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, कंपनी को ये अधिकार कैसे है कि वो फिर उसकी व्यक्तिगत लाइफ में झांक के देखे, एक सवाल उठता है। लेकिन मैं जाते जाते फटाफट से जंग बहादुर जी आपसे एक टेक लेना चाहूंगा। क्या ये इशू अगर सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के कारण उपजा है तो वापस ऑफिस बुलाने के बाद, उनको समझा बुझा कर बैठने के बाद क्या बात बनेगी? और उससे भी संक्षेप में आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या इंडस्ट्री तैयार है मून लाइटिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, खास तौर से सरकार के राज्य मंत्री के बयान के आलोक में? आई थिंक जहाँ तक कि मून लाइटिंग का विषय है, अगर रिटर्न टू वर्क होगा उससे कम होगा मून लाइटिंग, वो तो आई थिंक स्वाभाविक है। पर आई थिंक इसका बड़ा सोल्यूशन यही होगा जब तक लीगल स्पष्टीकरण नहीं आती, हर कंपनी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक स्ट्रॉन्ग शब्दों में देना चाहिए, और इवन बिफोर एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करे उसको पता हो कि आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, तो कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव जो एम्प्लॉय है उसके पास चॉइस हो, वो अपना डिसीजन ले सकता है कि वो आपकी पॉलिसी से एग्री करता है। अगर एग्री करता है तभी वो ज्वाइन करे, तो कल को सरप्राइज ना हो। तो आई थिंक एक वो एंगल है जो कि जब तक लीगल स्पष्टीकरण नहीं एब्सोल्युटली, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आप तीनों से और भी चर्चा करना चाहता था लेकिन बहुत वक्त की कमी है मेरे पास, समअप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अशांक सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जंग बहादुर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरप्रीत सिंह सलूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।